नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? हाँ जी दोस्तों, सब लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। एक बार सब बच्चे बेटा कंफर्म कर दो, सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? तो आज आप लोग बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डीआई। डीआई बोले तो सारणी, पाई चार्ट, ग्राफ, इन सब का बेटा हमें अध्ययन करना है और बहुत ही आवश्यक टॉपिक है ये हर एग्जाम के लिए। हर एग्जाम का मतलब, चाहे आप बात करो सीजीएल की, चाहे बात करो सीपीओ की, चाहे बात करो बेटा सीएचएसएल की। देखो कहानी क्या होती है ना, डीआई हर एग्जाम में मिलेगा और बच्चों इसकी ना कोई एक मैं निर्धारित कैटेगरी नहीं कह सकता। जैसे हमने टाइम एंड वर्क के, पाइप एंड सिस्टम के, या टाइम स्पीड डिस्टेंस के, या रेस के क्वेश्चन पढ़े तो हमने कह दिया ये कैटेगरी बनती है, ये तेज चल रहा है, ये धीमे चल रहा है, ये इसको कैच कर लेगा, ये पुलिस है, ये चोर है, ये सवाल बनते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इस टॉपिक में सारा खेल है बच्चों कैलकुलेशन का। तो आप जब कुछ 2 4 5 7 सवाल करोगे ना तो ये महसूस कर पाओगे कि इनमें सारा खेल कैलकुलेशन का है। हम कैसे चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, कहां कहां पे कौन से मेथड काम आएंगे, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। टॉपिक का बच्चों वेटेज बहुत है। आपको हर पेपर में 2 से 3 सवाल डीआई के मिल जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देखें प्रीवियस ईयर का, 2 से 3 क्वेश्चन डीआई के पक्का ही मिल जाते हैं। तो आओ बहुत टाइम लिए बिना सामने आपके सवाल शुरू करते हैं और सीजीएल 2023 से ही हम चीजों को करना शुरू करते हैं बेटा। उड़ीसा 35 आता है। सुनो बेटा, इसमें सबसे ज्यादा जो चीज आपके काम आती है ना, वो है परसेंटेज, वो है एवरेज, वो है कैलकुलेशन के बेसिक पार्ट, रेशो, ये सब बातें। आपने बात चेक करी, देखो क्या दिया गया। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देवें। तो हमारे जो सवाल हैं, नहीं नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है इसमें। आपको जो सवालों के उत्तर देने हैं उसमें ये जानकारियां आपके काम आएंगी, ये बातें आपके काम आएंगी। क्या कहानी है बच्चों? तालिका में देखो, एक परीक्षा में इतिहास और भूगोल में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 100 बच्चों का वर्गीकरण करते हैं, यानी 100 बच्चों के आपको मार्क्स बताएंगे। मार्क्स कितने हैं बच्चों? आउट ऑफ 50, यानी 50 में से इन बच्चों के नंबर आए हैं। जैसे मैं देखो, मैं आपको डिटेल में क्या बता रहा हूं कि 0 से अधिक, सर 0 से अधिक तो 100 के 100 बच्चे हैं। पहले मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री की। अब बात को सुनना, ये टेबल क्या कह रही है मुझसे कि 0 से ज्यादा वाले बच्चे कितने हैं? 100, यानी सारे बच्चों के नंबर 0 ज्यादा आए। अच्छा, 10 से ज्यादा बच्चे कितने हैं? 92। 10 से ज्यादा बच्चे कितने हैं? 92। तो इसका मतलब बच्चों आप ये समझ गए क्या कि 0 और 10 की रेंज में सर 8 बच्चे रहे होंगे। सर 0 और 10 के बीच में 8 बच्चे रहे होंगे ना, 8 स्टूडेंट रहे होंगे। भाई हमारे नंबर 10 से ज्यादा तो केवल 92 बच्चों के हैं, तो बाकी के जो 8 बच्चे रह गए उनके नंबर इसी बीच में आए होंगे, इसी बीच में आए होंगे। वैसे देखो, 10 से ज्यादा वाले बच्चे थे 92, 20 से ज्यादा वाले बच्चे हैं 80। तो बताओ बेटा, 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में 12 बच्चे रहे होंगे क्या? 10 और 20 के बीच में 12 बच्चे रहे होंगे। मैं केवल एक बार हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ऐसे ही बच्चों आप मुझे बताओ, 20 और 30 के बीच में कितने बच्चे रहे होंगे? 20 और 30 के बीच में कितने बच्चे रहे होंगे? क्या आप ये डेटा मुझे बता पाओगे क्या? सर जी 48 बच्चे रहे होंगे। बहुत बढ़िया। 30 और 40 के बीच में कितने बच्चे रहे बेटा? 30 और 40 के बीच में कितने बच्चे रहे होंगे? सर जी इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वो आएंगे 23। और बाकी के जो बच्चे बच गए 9, ये नंबर 40 और 50 के बीच में है, ऐसे 9। तो ऐसे ना ये टेबल तुम्हें बता रही है कि एक तो हिस्ट्री के, एक ज्योग्राफी के और एक एवरेज एग्रीगेट, दोनों को मिलाकर कितने बच्चे ज्यादा हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये टेबल तुमने समझ ली। देखो इस पर सवाल क्या है, अब उसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 में आया था बच्चों। एक बार ढंग से आप सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना, अब बात समझ पाएंगे। तालिका के आधार पर कुल मिलाकर 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? बच्चों 20% से कम, 20%। देखो टोटल मार्क्स कितने थे बच्चों, बताओ ना, टोटल मार्क्स कितने थे? 50। अगर मैं कह रहा हूं 20% से कम, इसका मतलब नंबरों में 10 मार्क्स से कम की बात हो रही है क्या? सर 10 मार्क्स से कम की बात हो रही है। और मैं कोई आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुल मिलाकर। कुल मिलाकर का मतलब एग्रीगेट है। तो बच्चों एग्रीगेट में
87 बच्चों के नंबर 10 या 10 से ज्यादा हैं, तो बाकी के 13 बच्चों के नंबर 10 या 10 से कम रहे होंगे क्या? 100 में से आपको मैंने बताया सर, एग्रीगेट दोनों जानकारियां मिलाकर 87 बच्चों के नंबर है ना, वो 10 या 10 से ज्यादा है, तो इसका मतलब बाकी के जो रह गए 13 बच्चे, इनके नंबर बच्चों 10 से कम है। तो बताओ, मैंने पूछा कि 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, सवाल का उत्तर 13 बन जाएगा क्या? यानी आपके सामने जो ये टेबल है, उस टेबल को देखकर ही आंसर दिया है। हमें कोई इसका उत्तर पहले से याद तो करना नहीं था, ना ही कोई फॉर्मूला था। हमने टेबल को देखा और टेबल में से मिला कि 10 से ज्यादा वाले बच्चे हैं 87, तो 10 से कम वाले बच्चे कितने हैं? 13 बच्चे। आंसर बन जाएगा ए, इस सवाल का उत्तर बनेगा। किसी बच्चे को सवाल नंबर 1 में कोई भी डाउट आया हो भाई? किसी बालक को कोई भी डाउट है? नहीं, समझ में नहीं आया कुछ भी? क्या समझ में नहीं आया था इसमें भाई? इफात, क्या बात समझ में नहीं आई? अरे जब क्लास में टोटल बच्चे 100 हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि 87 बच्चों के नंबर 10 से ज्यादा हैं, 87 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से ज्यादा हैं, तो 13 बच्चों के नंबर 10 से कम आए होंगे ना। अब 87 में से 13 जोड़ेंगे तो 100 बनेगा। कह रहा शुरू से हूं, समझ नहीं आया। अरे इसमें मैंने समझाया ही नहीं कोई भाई। तुम्हें इतनी बात बताई है कि क्लास में टोटल बच्चे हैं कितने? 100। 10 से ज्यादा नंबर, 10 से ज्यादा नंबर आए हैं, वो आए हैं 87 बच्चों के। तो मैंने केवल इतना सा पूछा है कि बताओ 10 से कम नंबर कितने बच्चों के आए होंगे? तो 13 बच्चों के आए होंगे। पर कह रहे सर नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपने कैसे कर लिया ये? 87 के बारे में कैसे पता लगेगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे फात भाई, कुछ बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हे प्रभु, नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आएगा भाई साहब, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। सुनो, देखो अब एक कहानी और समझो। ये बच्चों होता है एक बार चार्ट। बार चार्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कि आपके सामने एक कंपनी के ईयर दर ईयर का एक डेटा, एक ग्राफ दिया गया। मैंने इसमें देखो दो चीजें बनाई हैं। ये जो ऐसी बेटा डॉट 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 की लाइन है ना, ये आपको डिनोट कर रहा है ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं सकल राशि। सकल मतलब कुल राशि। और ये जो बेटा आपके सामने इस प्रकार लाइन है ना, ये लाइन है जो इस प्रकार की, ये आपको दिया गया टोटल कॉस्ट, यानी कि कुल लागत। मतलब देखो मेरी बात सुनो, 2016 से 17 वाले साल में तुमने अपने बिजनेस में 3500 रुपए की लागत लगाई। 3500 करोड़ रुपए है, ये बड़ी कंपनी की बात हो रही है बेटा। 3500 करोड़ की तुमने लागत खर्च करी और 4000 करोड़ का तुम्हें ग्रॉस अमाउंट मिला। ग्रॉस मतलब आप कह सकते हो 4000 करोड़ की बिक्री हो गई मेरी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्या वो तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा? क्या तुम्हारा लाभ हो जाएगा? मैंने एक बिजनेस में 3500 रुपए लगाए, मुझे वहां से रिटर्न मिल गया बच्चों 4000 का, तो 500 का मेरा प्रॉफिट हो गया। अब ये ऐसे ईयर दर ईयर की बात दी गई है और इस पर मुझे सवाल करना है। सवाल सुनिएगा क्या है। इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%, what should the gross amount have been incurred in 1920 if the total cost remained the same? आपको सवाल में क्या बात बोली गई उसको सुन लीजिएगा। 25% का लाभ कमाने के लिए 19-20 में सकल राशि रुपए करोड़ में क्या होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रही हो? कुल लागत आपकी समान रही हो तो बता पाएंगे बट पॉइंट क्या बनना चाहिए? बी आंसर कैसे दे रहे हो? अरे सुनो मेरी बात बेटा, 2019-20 में आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो लागत है, वो है बेटा 6500 करोड़ रुपए। कितनी है? 6500 करोड़ रुपए। ये तुम्हारी लागत है 6500 करोड़ रुपए। और मैं चाह रहा हूं बच्चे इस पर 25% का लाभ कमाऊं। अगर मैं इस पर 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूं तो बताओ मेरे को ग्रॉस कितना मिलना चाहिए? बेटा 25% का लाभ कमाना चाह रहे हो तो क्या तुमको इतने रुपए मिलने चाहिए क्या? या तुम ये भी कर सकते हो कि 25% कितना आएगा सर? ये आएगा 1625। यानी अगर मैंने अपने बिजनेस में 6500 करोड़ रुपए डाले थे तो 1625 करोड़ का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 8125 करोड़ रुपए मिलने चाहिए क्या? देखो रियल में इतने मिले थे इसकी बात नहीं कर रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि तुमको 19-20 में कितना प्रॉफिट हुआ था। ये तुमको ये कह रहा है कि 2019-20 में अगर तुम्हारी लागत ये थी, तो हमें
कितना प्रॉफिट कमाना है? 25%। 25% प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी लागत, कितनी ग्रॉस वैल्यू आनी चाहिए, यानी कितने की बिक्री होनी चाहिए? ये सवाल कुछ ऐसा मान सकते हो क्या कि 6500 रुपए का आप कोई सामान खरीद कर लाए, 25% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने का बेचूं? भाई प्रॉफिट लॉस पड़ते हैं ना अपन। मैंने एक आर्टिकल 6500 रुपए का खरीदा और इस पर 25% का लाभ कमाने के लिए कितने का बेचूं? तो गुणा 5/4 करते हैं, वही मैंने करा है, उत्तर आपका डी आ गया। अब इसमें इन्होंने 6500 लिखा नहीं था, ये 6500 मुझे यहां से देखना आना चाहिए था। ये 6500 मैं यहां से देख के चेक करता, तब मेरी जानकारी बन जाती, आसान बन जाता। इस टॉपिक में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जो आपने अब तक पढ़ा वही चीजें हैं, बस कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। सवाल नंबर 2 की बात समझ में आई तुम्हें? ठीक है, देखो बेटा, ये होता है आपके सामने एक पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब समझते हैं? पाई चार्ट का बेटा ये पूरे, देखो अगर मैं इसमें डिग्री की बात करूं तो पूरा पाई चार्ट एक वृत्ताकार शेप में होता है। अगर ये डिग्री में डिवाइड करता है तो 360 डिग्री को डिवाइड करेगा, और परसेंटेज में डिवाइड करेगा तो पूरी जानकारी कितनी होती है? 100%। यानी देखो 2020 में 6 गांवों की पॉपुलेशन की बात कर रहा है, तो पॉपुलेशन जो आपको दी जा रही है बेटा, ये ऐसे परसेंटेज में दे रहा है। टोटल जितनी भी है ना, उसमें से ए की 12% है, बी की 13, सी की 32, डी की 8, ई की 17 और ये एफ होगा, एफ की 18। ये बेटा एफ की कितनी है? 18। ये 8 गांवों की आपको, सॉरी 6 गांवों की हमने क्या बता दी बेटा? पॉपुलेशन। परसेंटेज में इन सबका जोड़ 100% ही आता है, आपको चेक करने की नीड नहीं है। आप ये नहीं देखोगे 12 12 30 30 और 30 60 60 40 100, हाँ 100 बन रहा है, नहीं। अगर ये डिग्री में आएगा तो 360 के इक्वल होगा, अगर ये परसेंटेज में आएगा तो 100 के इक्वल होगा। अब इस पर कोई आपको टोटल जनसंख्या देकर किसी गांव ए का, बी का, सी का, डी का पूछ लेंगे, या डी की जनसंख्या देकर ए की पूछ लेंगे, यानी कोई परसेंटेज में वैल्यू देकर दूसरी वैल्यू पूछ लेंगे तो सवाल कर पाओगे ना? भाई मैं आपको कह दूं किसी संख्या का 8% इतना है, 13% ज्ञात करो, तो ज्ञात कर पाना इजी है। जैसे कि सुनिएगा 2020 में गांव डी की जनसंख्या 10,500 थी। 2020 में गांव ए की जनसंख्या कितनी है? यदि इन 6 गांवों की कुल जनसंख्या 100% है, तो कुल, देखो सवाल वही बन गया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि डी की जनसंख्या 10,500 है, तो ये 10,500 बच्चों क्या बताओ 8% की वैल्यू है क्या? क्या ये तुमको 8% वैल्यू दे रहा है? और मैंने पूछा है बच्चों ए की जनसंख्या 12% की वैल्यू कितनी होगी? ये सवाल है। ये ऐसे डीआई की तरह से फॉर्मेट से लगा दिया जी सवाल में, क्या करें? तो आप ये बताओ बेटा 10,500 है, ये अगर 8 की वैल्यू है तो आपको 12 की वैल्यू ज्ञात करनी है क्या? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से कटेगा 5, 2 5, ये लो जी 15,750। अगर गांव बी की जनसंख्या देकर ए की पूछे, सी की देकर डी की पूछे, कोई भी देकर कोई भी पूछ ले, तो हमें परसेंटेज तो ज्ञात करना आना ही चाहिए। परसेंटेज के बारे में तो इतनी बातें हम जानते ही हैं सर, हम तो परसेंटेज टॉपिक का वो एक्सट्रीम लेवल पढ़ चुके हैं, ये तो उसका कुछ भी नहीं है। अब एक और सुनिएगा बेटा, देखो एक पाई चार्ट में एक किताब के प्रकाशन का, एक बुक है, उसको बनाने में कितना खर्चा हुआ है उनकी बात कर रहा है। प्रिंटिंग पे कॉस्ट आई 25% की, बाइंडिंग पे कॉस्ट आई 30% की, पेपर पे आई 20% की, रॉयल्टी पे आई 15% की, और 10% के खर्चे और हो गए मिसलेनियस। अब यहां भी बात सेम बनेगी क्या? आपको मैं मान लो बेटा प्रिंटिंग का खर्चा बता दूं और पूछूं बताओ पूरी किताब कितने की बनेगी, तो भी ज्ञात कर सकते हैं। पूरी किताब का मतलब 100% होगा, तो कोई ना कोई सवाल जो बनेगा वो इस डेटा से बनेगा। हमें कोई डेटा नहीं पता, हम जब आगे पढ़ेंगे तो इस पाई चार्ट को देखकर अपना सवाल बना पाएंगे। सुनिएगा बेटा, केवल मुझे कोण के बीच में अंतर पूछा है, कोण के बीच में अंतर, बाइंडिंग और प्रिंटिंग। अच्छा, बाइंडिंग पर तो आपने खर्चा करा है 30, प्रिंटिंग पर आपने खर्चा करा है 25, दोनों पे डिफरेंस 5% का है क्या? दोनों पे आपका अंतर कितना है बच्चों? 5% का है क्या? देखो अगर मैं एंगल में पूछूं बेटा, अगर 360 डिग्री की बात करें तो ये क्या 100% को डिनोट करता है क्या? अगर मैं 360 की बात करूं तो क्या ये 100% को डिनोट करता है? तो आप कहना जी फिर 5% की वैल्यू क्या बनेगी? सर 5 से कटेगा 20 बार, 1 कट गया सर, 18 डिग्री का एंगल बन जाएगा। पाई चार्ट में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पूरा पाई चार्ट एक एंगल पर बनता है तो 360 डिग्री का एंगल कहा जाता है। अगर एक पाई चार्ट परसेंटेज की लैंग्वेज में आता है तो 100% को डिनोट करता है। तो हमने देखा कि सर ये पूरी जानकारी 360 डिग्री अगर 100% की वैल्यू है तो 5% की वैल्यू कितनी होगी? 18 डिग्री आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। 4 नंबर सवाल की बात क्लियर। डीआई में सवाल बच्चों ऐसे ही बनते हैं,
डीआई में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उनका नेचर ऐसा ही होता है, उनकी जानकारी ऐसी होती है, ऐसे ही आपने बातों को उनको समझना है। एक और सुनिएगा, स्वास्थ्य पर, अच्छा, किए गए व्यय को दर्शाने वाला क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण कितना है? बेटा आप तो मुझे ये बता दो, केंद्रीय कोण कितना है। आप पहले ये बताओ टोटल तुमने खर्चा कितना किया है। देखो बताया नहीं गया, इसमें आपको टोटल खर्चा जोड़ना पड़ेगा। 20,000, 20, 15, 35 और 8, 43, 2, 45, 50,000 रुपए। सर टोटल मैंने खर्चा कराया वो कराया 50,000 रुपए का। इनमें से स्वास्थ्य पर कराया 15,000। स्वास्थ्य पर कितना कराया बच्चों? 15,000। तो आप ये बता दो कितने डिग्री का एंगल है बच्चों? 360 डिग्री जो है ये टोटल की वैल्यू है। टोटल का मतलब 50,000 की वैल्यू है क्या? अरे 360 है जो 360 डिग्री, ये बच्चों टोटल की वैल्यू है, 50,000 की वैल्यू है। आपने खर्चा कराया 15,000 का। कितना कराया? 15,000। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? काउंट करें, 3 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, 5 से 3 बार कट गया, 108 डिग्री वैल्यू आ गई। आप सर एक काम और भी कर सकते हो। देखो आप ये काम भी कर सकते हो कि टोटल मेरा एक्सपेंडिचर और मेरा हेल्थ पे एक्सपेंडिचर, अगर मैं इनका रेशो निकाल लूं, ये है 50,000, ये है 15,000, सर ये आ गया 10:3। यानी 360 डिग्री अगर 10 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 108 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बेटा परसेंटेज में पूछता कि बताओ आपने हेल्थ पर जो खर्चा किया है कितने परसेंट किया है, तो 30% करा है क्या? अरे 50,000 में से 15,000 रुपए खर्च कर रहे हो बेटा, तो क्या ये 30% को डिनोट कर रहा है? आपने कहा जी हाँ सर बिल्कुल कर रहा है, हमें इस बात में कोई भी आपत्ति नहीं है। एक और सुनिएगा, देखो ये कितनी अच्छी बात है, इसे बड़ा सा सवाल बना के दिया है, कोई चिंता की बात नहीं है। दी गई तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। बोला गया है कि ध्यान से पढ़ना है सवाल। द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ 4 डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड, with each student being in only one in department. The table also shows the number of student of this 4 department in 5 different colleges. 5 अलग अलग कॉलेज में इन छात्रों वार संख्याओं को भी दर्शाती है, जिसमें कुल छात्रों की संख्या 2080 है। बेटा सारे बच्चों की संख्या कितनी है? 2080 है। इसमें से मेरे को आईआईटी के बच्चे पता है कितने दिल्ली के, कितने कानपुर के, कितने बॉम्बे के, कितने मद्रास के, कितने गुवाहाटी के, ये जानकारी आपको पता है। इतनी बात तो क्लियर है क्या? नहीं बेटा उसकी कैटेगरी अलग होती है, तो सिंपल टेबल के सवाल है बेटा। सुनो बेटा, तुम्हें यह पता है कि पूरे इस कॉलेज में सारे मिलाकर 2080 बच्चे हैं टोटल। आपने कहा सर 4, 3, 7, 4, 11, इन दोनों तीनों के मिला के बच्चे हो रहे हैं 1180। तो इसका मतलब ये आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में मिलाकर कितने बच्चे होंगे? 900। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास में मिलकर कितने बच्चे होंगे? 900। ये अपने को सवाल में पता लग गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, यदि आईआईटी बॉम्बे में छात्रों की संख्या आईआईटी मद्रास में छात्रों की संख्या से 20% कम है, बच्चों ये है बॉम्बे, ये है मद्रास। बॉम्बे में बच्चों की संख्या मद्रास से 20% कम है, रेशो इनका 4-5 बनेगा क्या? बॉम्बे और मद्रास का रेशो 4-5 बनेगा क्या? टोटल बच्चे इनमें 900 हैं, तो क्या बच्चों मद्रास में 500 और बॉम्बे में 400 बच्चे हो जाएंगे? हमसे पूछा था आईआईटी बॉम्बे के कितने बच्चे हैं, तो 400 आपके सवाल का उत्तर आ गया। इसका मतलब बेटा ये जो टेबल आपको आगे दी गई है, मैकेनिकल, सिविल, ये वो तामझाम, इसका कोई यूज नहीं है अपने लिए, इसका कोई यूज नहीं है। हाँ तो ऐसे होता है। देखो बेटा बहुत सारा डेटा ना आपको डीआई में बिना मतलब का ही मिलता है। आप ऐसे टेबल को देख के बहुत रिसर्च नहीं करनी है, पहले अपना क्वेश्चन पढ़ने बैठ जाओ, अपना सवाल पढ़ने बैठ जाओ, सवाल की लैंग्वेज क्या है बस उसी से अपना काम करना है, बाकी चीजें कोई काम की नहीं। कई बच्चे आप में से इस बात पे ध्यान लगाने बैठेंगे कि सर ये मद्रास में, सॉरी दिल्ली में इतने बच्चे थे, इसमें 20%, इसमें 30%, ये तो दिया ही नहीं है, तो मैं करना भी क्या है भाई, इन्होंने दिया कि नहीं दिया हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है बेटा, कोई मतलब की बात ही नहीं है। ये सुनिएगा, ये होता है बार ग्राफ। दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे देंगे। बार ग्राफ 2018 के दौरान 4 अलग अलग कंपनियों को, बेटा ये मैंने याद कर तू, बेटा ये जब पिछला बैच आया था ना,
तो उसमें सवाल आया था, मैंने वहां से याद कर रखा है कि बॉम्बे और मद्रास का टोटल 900 आता है। ये की बात याद करने वाली है, जो आप आज भी याद कर लो कि आगे कोई सवाल बने तो बॉम्बे और मद्रास का जोड़ कितना आएगा, 900, ये ध्यान रखना। बारग्राफ 2018 के दौरान 4 अलग अलग कंपनियों की साइकिल की बिक्री 1000 है। तो बच्चों ये साइकिल की बिक्री है 1000। कितने साइकिल बिकी है टोटल? साइकिल बिकी है जी 1000। कंपनी है ए, बी, सी और डी। ये इन नंबर है बच्चों, हजार में ये साइकिलों की बिक्री आपको दी गई है, हजार में, टोटल 1000 नहीं है। देखो ये नंबर ए की जो बिक्री है ना वो है 25,000, बी की बिक्री है ना वो है 30,000, सी की बिक्री है ना वो 55,000, डी की बिक्री है ना 70,000। ये जो वैल्यूज है ना, ये संख्या हजार में है। हजार में का मतलब क्या है कि इन सबके आगे हजार 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 और है, 25,000 है, 30,000 है, 55,000 है, 70,000 है, ऐसे। सही। अब इन पे सवाल क्या बनेगा, सुनिएगा। इन सारी कंपनियों की औसत बिक्री क्या है? बेटा औसत ज्ञात करने के लिए मैं आपको यह कह दूं कि सवाल इतना सही है कि 25, 30, 55 और 70 का तुम्हें एवरेज ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। सर 25 का, 30 का, 55 का और 70 का बस मुझे एवरेज ज्ञात करना था, तो जोड़ के 4 का भाग कर लूं। सर 110 180 बटे 4 यानी कि 45,000 रहा होगा क्या, 45,000। उस एक साल में 2018 में तो चारों कंपनीज का एवरेज रहा है, वो रहा है 45,000, 45,000। सर हजार आपने कैसे यूज कर लिया? ये सवाल में दिया गया था, सबके नंबर हजार में मानने हैं इसलिए। ये सुनिएगा, एक तालिका 6 कारखानों द्वारा निम्नलिखित मिठाइयों की संख्या बता रही है बेटा। ये स्वीट्स कर रहे हैं मैन्युफैक्चर। ये फैक्ट्रियां कौन कौन सी है? PQRSTU। वर्ष कौन सा है? 96, 97, 98, 99। देखो आपको ये नहीं है कि पूरा डेटा अभी कोई सॉल्व करने बैठ जाना है, पहले सवाल पढ़ेंगे कि किस ईयर में कौन सी फैक्ट्री की बात कर रहा है, या कौन सी फैक्ट्री कौन से ईयर में टोटल बात कर रहा है। वो डिपेंड करेगा सवाल पे, या तो किसी का जोड़ पूछ लेगा, या किसी का एवरेज पूछ लेगा, या किसी का डिफरेंस पूछ लेगा, या किसी का परसेंटेज पूछ लेगा। ये तो बातें पूछेगा, डेटा देकर और करेगा भी क्या हमसे। इनमें से कोई बात देगा, सुनिएगा। मैं एक एक बात को बता रहा हूं, तरीके में सुनिएगा। वर्ष 1998 में PQR से एक साथ निर्मित मिठाइयां, बेटा 98 को कैच करना है, कौन कौन सा? एक तो P, एक Q, एक R। इनसे एक साथ मिठाइयां यानी इनका जोड़ करना है, तो 8, 7, 4, 11, 5, 16 का 1 और ये हो गया 568। उसी वर्ष सेम ईयर में बच्चों, सेम ईयर में, अरे तुम्हें नहीं पता आगे ऑप्शन कट सकता है ना भाई, पहले पूरा सॉल्व करोगे। उसी साल में STU का जोड़ करना है, तो ST का अगर योग करूंगा तो ये बनेगा 9, 7, 3, 10, 9, 19 का 1 आंसर 2, 3, 4, 499। अब उत्तर आ गया। आप केवल 568 को देखकर उत्तर नहीं कह सकते ना बेटा। हो सकता है कोई ऑप्शन में आगे यहाँ पे 71 दिया होता, कोई ऑप्शन इससे कटता होता। तो दूसरा बात, जोड़ने में क्या अर्ज है? जोड़ने में कितना का साइन लगेगा, जोड़ने में कितना टाइम लगेगा बेटा। चीजें इतनी इजी तो है कि भाई साहब इनका जोड़ करो, रेशो निकाल दो। अब ये नंबर आगे कट सकता तो मैं काट लेता, नहीं तो कोई बात नहीं। ये CGL 23 के सवाल चल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं बेटा कि DI बहुत मुश्किल नहीं है। निम्नलिखित देशों की इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक वृद्धि करोड़ रुपए में कितनी है? मतलब इंडिया की है बच्चों 30 करोड़, पाकिस्तान की है 20 करोड़, चाइना की है 50 करोड़, इंग्लैंड की है 40 करोड़ और USA कितनी है? 60 करोड़। ये करोड़ रुपए में है। ये जो पैसे 10, 20, 30, 40 ये करोड़ है। अब वो बार बार ऐसा लिखे कि 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, मतलब नहीं है, उसने एक बार यूज कर लिया शॉर्ट में। कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत से ज्यादा है? औसत बच्चों पहली बात देखो, आप इन सब का दिमाग में औसत याद कर लोगे, तो ये 30 है, ये 20 है, ये 50 है, ये 40 है और ये 60 है। तो कहीं ना कहीं बच्चों दिमाग में आप इनका औसत ज्ञात कर पा रहे हो क्या? 100, 150, 200, ये कितना आ गया? 40। क्या इनका एवरेज बच्चों 40 आएगा क्या? 40। तो कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत से ज्यादा है? बच्चों 2 देशों की है क्या? ओनली 2 कंट्रीज की, 3 की कहां है गणेश? चाइना की 50 है, ये लेना है हमें। इंग्लैंड की तो 40 के बराबर है ना। हमको बोला गया इससे ज्यादा है, 40 से ज्यादा,
मोर देन 40, तो मोर देन 40 में तो 50 लूंगा और 60 लूंगा, इंग्लैंड थोड़ी यूज करेंगे भाई। अब इतने आसान सवाल भी तुम गलत करते हो पेपर में है। अरे नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था यार, जीके याद नहीं कर रहा था। हाँ, सही बात तुमने फरमाई, हिस्ट्री की याद कर रहा था बात, इतिहास। संविधान में अभी हम आर्टिकल पर नहीं पहुंचे हैं भाई, अभी आर्टिकल पे नहीं पहुंचे हैं। अभी क्या, मैंने बंदे काम पे लगा दिए थे, संविधान सभा निर्माण कर दिया, उन्होंने संविधान बना दिया, संविधान बना दिया, उसको अपने लागू करवा दिया, उसको लागू करवा दिया। और अब हम संविधान की जो प्रेम्बल है, बोले तो प्रस्तावना, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। यही तो है हम भारत के लोग, है ना? क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ न्याय एवं धर्म, न्याय एवं क्या था, धर्म तो बाद में आता है, क्या था यार, अरे तीन प्रकार की उनमें है बेटा, क्या बोलते हैं, न्याय, धार्मिक, सॉरी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये न्याय है। इसके बाद दोस्तों, अरे कंपटीशन, मैं थोड़ी एग्जाम दे रहा हूं भाई, कोई ऐसे कोई ना कोई बात पढ़ते रहते हैं, बीच में काम आ जाती है। देन उन लोगों को हम एक दे रहे हैं स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये साथ में ना। अभी तो याद हो रहा धीरे धीरे। कल तो मैंने पहले माथा मार के ना उन 15 महिलाओं के नाम याद करे, जिन 15 महिलाओं ने संविधान सभा की मीटिंग में सिलेक्ट हुई थी ना। किसी बच्चे ने याद करे 15 नाम? मैंने याद करे। लिख लिख याद करे, अरे नहीं मैं भूलता नहीं, एक बार से 2-4 बार याद करे ना, लिख दिए तो याद हो गए। अमो स्वामीनाथन, दक्षिणी वेलायुधन, देन दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबाई जीवराम मेहता, यही थे, लीला रॉय, कमला चौधरी, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, देन सुचेता कृपलानी, बेगम अजीज रसूल, और क्या नाम था, बेगम अजीज रसूल, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, एनी मास्क्रीन, यही तो थे। अरे वाह, तो याद हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बात को ले लेता हूँ, भूल नहीं जाऊं बाद में। सुनो, नहीं बेटा मैथ काय पढ़नी है, खूब पढ़ लिए मैथ, आज तक मैथ ही पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे। नीचे दिए गए बार ग्राफ के संबंध में सही कथन का चयन करें, सही कथन का चयन करें। देखो अब ये एक टेबल है, इसमें ए बी सी 3 कंपनी, 3 राज्य हैं, 3 स्टेट हैं, और इनमें 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का डेटा दिया है। ये डेटा क्या बता रहा है मुझे, चावल का उत्पादन बता रहा है, और ये भी लाख टन में, लाख मतलब ये 50 लाख टन है, ये 55 लाख टन है, ये 45 है, ऐसे। तो आपको ये सारे याद नहीं करने हैं, पॉइंट पॉइंट की बातें हैं, जो सवाल में पूछे वही देखना है। सुनो क्या है, अब हमें ये चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, बात को सुनिएगा। राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2016 इज लेस देन द राइस प्रोडक्शन बाय सी इन 2020। बेटा आप बताओ, 2016 में ए का प्रोडक्शन कितना है, 50,
और 2020 में सी का प्रोडक्शन कितना है? 20 में सी का है जी 45। क्या बच्चों ए सी से कम है क्या? ए सी से कम है क्या? नहीं सर जी नहीं, ये बात तो सही नहीं है। हमें कोई सारी टेबल नहीं देखनी है, हमें ऑप्शन पढ़ना है, उसको चेक करना है, उसको देखना है। ठीक। 2018 ने बी ने ए और सी से अधिक चावल का उत्पादन करा। 18 ने बी ने ए और सी से ज्यादा किया है क्या? नहीं भाई, ये तो ए और सी से कम दिख रहा है। हाइट दिख रही है, मेरे को देखना नहीं है कि तब 50 है क्या 60 है क्या, हाइट देख लो ना, काम खत्म, काम खत्म। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन 2017 में हुआ था। अब देखो 17 में हाईएस्ट हुआ है क्या, इस बात को जोड़ना पड़ेगा, पर मैं देख पा रहा हूं सर 17 में ना ये हाईएस्ट नहीं है, तो डेटा में गड़बड़ है। और देखते हैं 2017 में बी का चावल का उत्पादन 20 में ए के बराबर है। 17 में 20 कितना है? 17 में बी कितना है? 60। और 2020 में ए कितना है? 60। सर ये बराबर है, इक्वल बराबर है, तो डी हो गया। आपको सी चेक नहीं करना। अच्छा सी अगर उत्तर बनता तो कैसे बनता? 2017 में चावल का तो मैक्सिमम है, फिर मेरे को साथ चेक करना पड़ते हैं 16 का जोड़ 17 का 18 का 19 का 20 का 21 का, तो वो मत करो आप, वो मत करो, डी चेक कर लो। मैं ऑप्शन ए आउट कर चुका हूं, बी आउट कर चुका हूं, सी और डी में से वेरीफाई करना है। सी आंसर बन जाए तो बन जाए, नहीं बनेगा तो डी होगा ही होगा। तो मैंने डी को चेक कर लिया, डी आंसर सही हो गया, तो फिर मैं उसको चेक करने पे क्या करूंगा बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको सही समझ में आई? सारी टेबल नहीं देखनी होती, जो सवाल पूछे जो ऑप्शन पूछे बस उसी को चेक करना है, उसी को पढ़ना है। अरे सोनू इसमें कहां टाइम लग रहा है यार? अरे टाइम ज्यादा लग जाता है, कितना का टाइम लग जाता है इसमें यार? टेबल तो देखनी है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है भाई। अब टेबल बिना देखे तो सवाल कर नहीं पाएगा भाई। मेरे पास इस सवाल का कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप टेबल देखे बिना इस सवाल को सॉल्व कर पाओ, कोई नहीं है ऐसा। जरा बताओ, निम्नलिखित पाई चार्ट एक स्टोर में 5 कंपनियों ए बी सी डी ई की लैपटॉप की मासिक बिक्री दिखा रहा है कि मंथली कितने लैपटॉप कौन सी कंपनी के बिकते हैं, ए बी सी डी ई। बच्चों अगर ये पाई चार्ट में परसेंटेज में दे रहा है तो इन सबका जोड़ 100 आता है क्या? ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 100 लैपटॉप मंथली बेचता हूं तो ए वाले बेचता हूं 40, बी वाले 15, सी वाले 8, डी वाले 25, ई वाले 12। सवाल तो आगे बनेगा, मुझे सवाल तो वो समझना है। एक स्टोर द्वारा एक महीने में 2500 लैपटॉप बेचे गए, तो बच्चों 2500 टोटल है ना, ये टोटल। तो मैंने आपसे पूछा जी ए और सी के लैपटॉप की संख्या के बीच में अंतर बताओ। सर ए वाले हैं 40, सी वाले हैं 8, तो 40 और 8 का अंतर आएगा 32%। 32% आएगा, यानी आपको बेटा केवल एक छोटा सा काम करना है, 2500 का 32% ज्ञात करना है। कर लोगे ना? अरे 2500 का तुम्हें 32% ज्ञात करना है, क्या दिमाग में ही काम कर लोगे क्या? ऐसा थोड़ी है कोई बात को ऐसे लिखने पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अरे ये बात समझते हैं ना हम कि भैया 2500 का 30% आएगा 750, उससे ज्यादा बनेगा तो एक ऑप्शन ज्यादा है, टिक करो, खत्म करो। गुणा भाग करने की भी नीड नहीं है, कुछ काम करने की भी नीड नहीं है। आपकी शिफ्ट का सवाल है। हाँ भाई सारे सवाल ले लिए मैंने, तो देख लो सीजीएल 23 में डीआई कैसे आई है। तो मतलब इनमें हल्की फुल्की वही बात आ रही है कैलकुलेशन की। हाँ ये क्या ना बेटा जीके, मैं बताऊं जीके मैंने ना आज तक जीवन में कभी नहीं पढ़ा, तो मेरे को उसमें कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं था। मतलब जब मैं तैयारी करता था 2012 में, जब मैं सीजीएल के लिए पढ़ता था, तब क्या होता था हमारे सामने ना, मैंने देखो जब पेपर देने का सोचा तो अपन देखते हैं ना पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या जा रही है, मतलब क्या अनुमान चल रहा है इसके बारे में, कैसे कैसे बातें होती हैं। तो मैंने देखा कि उस समय प्री में कट ऑफ जाती थी कम। 2011 में बच्चों कट ऑफ गई थी 84.5 नंबर आउट ऑफ 200। 2010 में कट ऑफ गई थी बेटा 78 नंबर आउट ऑफ 200। 2009 में कट ऑफ गई थी 81 नंबर आउट ऑफ 200। ये कट ऑफ जाया करती थी, है ना। मेंस में पेपर था केवल मैथ्स का और इंग्लिश का। अब मैं जब पढ़ने लगा, हाँ ये जनरल की बात कर रहा हूं भाई, मैं सामान्य वर्ग में आता हूं, अग्रवाल आदमी हूं, इसलिए मेरी कट बता रहा हूं। 2011 में ना 11 में आप हैरान मानोगे बेटा, एससी की कट ऑफ थी 56 नंबर। यानी कोई बच्चा रीजनिंग को ठीक से पढ़ जाए ना तो ही काम हो जाए, कल रीजनिंग कोई पढ़ जाए ना तो ही काम हो जाए। तो जब मैं पेपर दिया करता है देने का सोचा मैंने ना, तो मैंने प्री देखा, तो मुझे लगा भी अगर अपन पेपर में 100 सवा 100 नंबर ले आए ना तो अपना काम सेट बैठ जाएगा बढ़िया। यही था, यही था। तो भाई अपन ने सोच विचार कर प्लान करा,
मैथ्स और रीजनिंग को पूरा पढ़ लिया, पूरा मतलब पूरा निचोड़ लिया, बढ़िया से निचोड़ लिया। नहीं, सवाल इससे बहुत टफ आते थे। इंग्लिश मैंने ठीक ठाक पढ़ ली, और जीके बेटा अपन ने काट दिया, अपन ने उस समय पढ़ा ही नहीं। 100 नंबर मैथ और रीजनिंग के थे, इनमें 100 पूरे आ गए। इंग्लिश में 100 नंबर का पेपर था, सॉरी माफ कीजिए, इंग्लिश में 50 नंबर का पेपर था, अपने 32 नंबर आ गए। जीके में 50 तुक्के मार दिए, 6 नंबर आ गए। कौन पूछता कितने आए थे? अगला ये पूछता है कि भाई तेरा प्री पास हो गया? मैं कहा हो गया। 2012 में कट ऑफ गई थी 82 नंबर, नेगेटिव मार्किंग थी, बिल्कुल थी। 82 नंबर कट ऑफ थी, और अब समझो मेरे नंबर 138 थे बेटा, और उस समय प्री के नंबर ऐड होते थे, इनके आधार पर आगे जॉब लग जाती थी। अपना काम तो हो गया ना। मेंस में मैथ्स में 200 नंबर का पेपर था मैथ का, अपने आए थे जी 192.5। इंग्लिश में 200 नंबर का पेपर था, अपने आए थे 127.5। कुल मिलाकर सारी कहानी में 320 नंबर अपन ने मार दिए मेंस में, अपना काम डन। मेंस पास, प्री पास। देन बच्चों 100 नंबर का इंटरव्यू था, और इंटरव्यू नंबर आए थे 63 आए थे शायद। हाँ, सारी कहानी मिला मिलो के नौकरी गई लग, काम हो गया डन। तो ये एक सिर्फ तुम बता दो, देखो उस समय आवश्यकता नहीं थी, मेरे को लगा कि यार जीके पढ़े बिना काम हो रहा है तो कर लो ना, मैंने कर लिया, हो गया। लेकिन आज बेटा जीके आपके लिए पढ़ना मैंडेटरी है। आज जीके के बिना आप कुछ सोच पाए, संभव ही नहीं। नहीं, अब इंटरव्यू हटा दिया है, अब इंटरव्यू का कोई सीन नहीं है, पहले इंटरव्यू भी था, अब इंटरव्यू हटा दिया है। तो मतलब जीके पर अब तुम्हें कोई ड्रॉप कर दे बंदा तो वो जॉब लग ही नहीं पाएगा। तो मैं जीके पढ़ता नहीं था, लेकिन अब सुना टाइम खाली पड़ता है तो जीके पढ़ लेता हूं। तो अब मैंने जीके पे बढ़िया से काम करना शुरू कर दिया, और जीके मेरा एकदम चल रहा बढ़िया। अब मैं आजकल पॉलिटी पर ठीक ठाक काम कर रहा हूं, साथ साथ अपना चल रहा है इकोनॉमिक्स। ये 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं बड़े अच्छे से, और बड़ा मजा आ रहा है। आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार जीके को तो पहले पढ़ना चाहिए था, ऐसे नहीं पढ़ा आज तक अपन ने। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। पॉलिटी के लिए पढ़ रहा हूं बेटा लक्ष्मीकांत से पढ़ रहा हूं, ये रखी मेरे पास में ही, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहा हूं। सुनो, तो फिर वो देखना ही तो वहीं से देखो भाई, छोटी मोटी बात काय करे। एडिशन 7th जो नया आया 7वां, वही है बेटा अपने पास, 7th एडिशन है। दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का, देखो ये इतनी बड़ी टेबल है, आप समझो इतनी बड़ी टेबल। यहां पे तुम्हें क्या बता रहे हैं कि द टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड। बेटा APP का मतलब है अपीयर्ड, क्वालिफाइड QUAL का मतलब है क्वालिफाइड, एंड सिलेक्टेड SEL का मतलब क्या है सिलेक्टेड। ये 3 चीजें। अरे नहीं सौरभ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो कुछ और नहीं तैयारी करनी तुम्हें? रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथ और नहीं पढ़ना तुम्हें कुछ? तुम्हें जो तुम्हारे सर बता रहे हैं वही बेस्ट है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर, पास, क्वालिफाइड एंड सिलेक्टेड इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम 4 स्टेट, दिल्ली, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ओवर द ईयर 12 to 16। अब देखो हमें लग तो रहा है टेबल तो बहुत बड़ी है, इतना कुछ ऐसे एनालिसिस करेंगे, नहीं करना। इतनी टेबल मेरे किसी काम की नहीं है बेटा, अपने को इतनी टेबल पे कोई फोकस नहीं करना है। हमें केवल और केवल अपने सवाल पे फोकस करना है। वो जिस डेटा की बात करें ना, हम उनका वो डेटा निकालेंगे, उस पर काम करेंगे, ठीक। द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू इज अप्रोक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड। बेटा आप बताओ इस अवधि के दौरान दिल्ली से और महाराष्ट्र से कितने उम्मीदवार चयनित हुए? तो मुझे तो दिल्ली वाले ही जोड़ने पड़ेंगे। 8 4 12 2 14 का 1 कैंसिल, 10 14 9 23 और 7 30 और 8 38। दिल्ली वाले जो बच्चे पास हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, वो 384 है। और महाराष्ट्र से आपने कहा जी 5 4 9 5 14 का 1 कैंसिल, 9 7 16 8 24 30 36 364। मैं आपसे यही तो जानना चाह रहा हूं ना कि 384 का कितना प्रतिशत है? यही तो मेरा सवाल है ना बेटा, 384 का कितना प्रतिशत है? यही बात चेक करनी है तुम्हें। अरे क्या बताओ, यही बात चेक करनी है। अरे अंडर रिव्यू का मतलब ये जो साल दिए गए हैं हमें बेटा, 2017 18 19 20 पता नहीं ना, अंडर रिव्यू जो साल दिए गए हैं, जो साल अवधि में दिखाए गए हैं, उनके बारे में बात करनी है। अब देखो मुद्दे की बात यहां आ जाओ बेटा, एक बार ना आप यहां आ जाओ। देखो ये कहानी तो अपने कर ली, ये तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, आपने इनको जोड़ कर लिया,
और जोड़ करके आपने ये लिख दिया। अब सर यहां पे गाड़ी कई बार अटक जाती है, हम ये सोचते हैं सर जी ये कैलकुलेशन कैसे करें, गुणा भाग करना नहीं आता। ये मेरी बात को समझना। एक बात देखो, कुछ कट पा रहा है क्या? एक बार 4 से काट लें, ऊपर 91 बन रहा है, 4 से काटोगे 4 × 36 या 96 बन रहा है, यही बन रहा है क्या सर? 91/96 गुणा 100 करना है। अब बालक कई क्या करेंगे बेटा, इसको 4 से और काट लेंगे, फिर गुणा करते फिरेंगे, भाग करते फिरेंगे। ये काम मत करना। ये परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं, ये परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए आप जाओ एरिया ऑफ आंसर पे। हमने पहले भी कभी इस ट्रिक की बात करी है। ये ट्रिक नहीं, एक्चुअली मेथड है बच्चों। इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ आंसर। उत्तर देने का एरिया, उत्तर कैसे देते हैं उसके बारे में समझो बेटा। आप ना देखो, ये एक सिंपल से बताओ, अगर ये 96/96 होता, अगर ये 96/96 होता तो क्या ये पूरा पूरा 100% ही होता? अच्छा, ऊपर संख्या 91 है, ऊपर संख्या 91 है, तो इसका मतलब 100% से कितना कम है? तो क्यों ना मैं ये ज्ञात कर लूं कि 100% से कितना कम है। आप बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 है क्या? आप इनका गैप निकालो, 5 है ना सर? 96 का 1% आता है 0.96, यानी कि 1 के आसपास है, 1 के आसपास है। तो जो इसका 5% आएगा बच्चों, 5 के लगभग 5 से थोड़ा सा कम आएगा क्या? थोड़ा सा 5 से कम आएगा क्या? तो मेरा उत्तर जो बनेगा वो 100 में से ना 5% के आसपास कम कर लो, 94 पॉइंट समथिंग की बात आएगी, 94 पॉइंट समथिंग की बात आएगी। अरे दीपा, ए उत्तर कैसे आ जाएगा? अरे वो 96.79 है, वो 100 से केवल 3% कम है। 3 नहीं, तुमको 5% के आसपास कम करना है। 100 में से 5 घटाऊंगा तो मेरा उत्तर बनेगा 95% के आसपास है, और 95% के आसपास तो उत्तर डी बनना चाहिए ना। 95% के आसपास तो आंसर डी बनना चाहिए। तुम ए कैसे कर दो? आप लोग मुझे एक बात बताओ, चलो इस सवाल से तुमसे पूछ रहा हूं, 3271 3742 का लगभग कितना परसेंट है? लगभग चाहिए मेरे को, एग्जैक्ट नहीं चाहिए। सर गुणा भाग तो बहुत टफ लग रहे हैं, नहीं करने। आप मेरी बात सुनो, इनका डिफरेंस लिया करो। 1 14 में 7 गए, 7 यहां रह गए 6, 471 रह गया क्या? ये देख लो भाई साहब कितने परसेंट की वैल्यू बनेगी। आओ करते हैं अपन, आओ करते हैं। 3742 का 10% बनेगा बच्चों 374। पॉइंट 2 को छोड़ो यार, ठीक है, हम एरिया पे जा रहे। अरे नहीं बनेगा रे नालायको, तुम्हें इतनी बात समझ नहीं आती है? 37.42 का जो 1% बनेगा, 1% वो बनेगा 37.42, और जो 3% बनेगा, 3% बनेगा, वो बनेगा 112 के आसपास। यानी मेरे सवाल का उत्तर जो आएगा ना वो 87 पॉइंट समथिंग बनेगा, 87 पॉइंट समथिंग बनेगा। जरा एक बार आप अपने कैलकुलेटर से करके देखो, क्या उत्तर 87% की बाउंड्री में जा रहा है क्या? तुम पता नहीं कब करोगे, मैं कर लेता हूं। 3271 भाग 3742, देखो ये आ रहा है बेटा, नहीं क्या कर दिया मैंने, 3271 भाग 3742 87.41 बताया ना मैंने, 87 पॉइंट कर दिया। तो ये एरिया ऑफ आंसर होता है। ये मैंने एग्जैक्ट उत्तर नहीं निकाला है, ये हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ आंसर की। जब डीआई में कभी ऐसी कोई कैलकुलेशन आए और आप अपने सवाल पे बात चेक करने का प्रयास करें, तो आप डीआई पर ये बात समझने का प्रयास करो। देखो इसको एक बार और समझो, ये बड़े काम की चीज है बेटा। डीआई में ऐसी बातें तो पढ़नी है जहां पे थोड़ा पेपर में टाइम सेव कर पाओ। आप मुझे तो कुछ बेसिक बातें बता दो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कोई नंबर लिख रहा हूं बेटा 5896 ऐसे मान लो, ठीक है? तुम बताओ ये नंबर बच्चों अपने आप में 100% होता है क्या? अपने आप में? अच्छा, अगर कोई तुमको बोले कि इसका 10% बताओ, तो आप क्या पाओगे? क्या सर ये 589.6 होता है? यानी अगर मैं एरिया मानू करीब करीब 590 मान सकते हो एक बाउंड्री से, लगभग सर इतना क्या है, लगभग इतना क्या है। 1% कितना होगा सर? ये 58.96 होता है। मैं अपने दिमाग में करूं तो करीब 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 ये मान लो, करीब करीब ये मान लो, कोई बात थोड़ी। 60 कैसे मान लोगे हिमांशु, ये मानो। अच्छा अब मान लो, तुम मेरी बात समझना एक बार, कोई जल्दबाजी मत करना बेटा। मैं तुमको सवाल दे रहा हूं सर 5473/5896, ये परसेंट कितना है मान लो। को डीआई का सवाल आ गया, आपने ए का प्रोडक्शन बी का प्रोडक्शन ऐड करा, ये रेशो बन गया। मैंने पूछ लिया परसेंटेज, आपने कहा जी 5896 की टेबल तो आती नहीं, हमें किसी ने सिखाई भी नहीं, ये कैसे करें, दिमाग खराब हो जाएगा। सुनो मेरी बात, गुणा मत करो, आप इनका अंतर निकालो। 6 में से कितना घटाओगे? 3, 9 में 7 गए 2, और ये 423।
कितना हो गया 400। बेटा आपका जो 1% था वो 59 है, 60 से थोड़ा सा कम। आपका जो 7% होगा वो 420 से थोड़ा सा कम, 413 होगा क्या? 413 होगा क्या? यानी कि अगर मैं 413 इसमें से कम करता हूं तो पहुंचूंगा 93% पे। आपके सवाल का उत्तर जो बनेगा वो 93 के आसपास आना चाहिए। 92 पॉइंट समथिंग के आसपास की बात हो जाएगी, करीब करीब 93 की बात हो जाएगी, बस ये हो जाएगी। ये कब काम करता है पता है? जब तुम्हें ऑप्शंस ऐसे दिखे ना बेटा, 92 पॉइंट, 96 पॉइंट, 93 पॉइंट, 94 पॉइंट, तो हम ये जजमेंट कर पाते हैं कि कौन सा जाएगा। लेकिन सर आपने कहा जी बाय चांस पेपर में ऑप्शन ऐसे आ जाए कि 92.68% है ना, 92.74%, 92.83%, तब बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने ऐसा कुछ सेट कर दिया तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो डेटा इतना बड़ा बड़ा देगा ना बच्चे, फिर सवाल वो ऐसा नहीं देगा, फिर थोड़ा ऑप्शन में गैप होगा, 93, 92, 95 होगा, तो आप एरिया ऑफ आंसर पे जाके अपनी बात को चेक कर सकते हो। जैसे एक और समझो, तुम ऐसे एक और समझो, 2431 बटा 2219, ये बताओ। इतना बताओ बेटा पहले, आपका उत्तर 100% से कम आएगा या ज्यादा? 100% से कम आएगा या ज्यादा? ज्यादा आएगा ना। ऊपर संख्या बड़ी है तो उत्तर 100 से बड़ा आएगा। कितना ज्यादा है वो निकाल लो। आप तो खाली इनका अंतर निकालो। 11 में से 9 गया 2, 2 में 1 गया 1। सर 212 ज्यादा है। इस संख्या का 10% आता है 222, तो करीब करीब सर 10% ज्यादा है, यानी उत्तर बनेगा 109 और 110% के कहीं बीच का। 109 और 110 के कहीं बीच का आंसर बनेगा। और एग्जैक्ट बात करोगे तो 109.489 ऐसा कुछ बनेगा। एक बार करके देखो, 109 पॉइंट ऐसा कुछ बन रहा है क्या? 109.55 बन रहा है ना? गजब की बात है। इतना करीब जा सकते हो बेटा, इतना करीब जा सकते हो कि करीब करीब इतना सा उत्तर बन जाएगा। ये जानकारी, ये एरिया ऑफ आंसर होता है। जब तुम्हें परसेंटेज ज्ञात करना पड़ जाए ना, तो आप ऐसे कैलकुलेट करने का प्रयास करने की बात कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब सुनो, क्या ब्रेक चाहिए क्या तुम्हें? चलो ब्रेक अभी इसका सवाल करके फिर कर लेते हैं अपन। दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देवें। तालिका में एक परीक्षा में सांख्यिकी, स्टैट्स और गणित में 50 में से प्राप्त अंकों के आधार पर, हमने जो 1 नंबर सवाल किया था वैसे सवाल है क्या ये? उसमें एग्रीगेट की बात की थी, इसमें अलग अलग की बात कर रहा है। मैथ्स में 10 से ज्यादा बच्चे हैं 82, 20 से ऊपर है 90, 30 से ऊपर 33, और थोड़ा सा ना डेटा में गड़बड़ है। ये मुझे लग रहा है कि 90 यहां नहीं आएगा बेटा, यहां 82 आना चाहिए, यहां 90 आना चाहिए, है ना? यहां ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उल्टा संभव नहीं है। ये 90 नहीं है, यहां कर लीजिएगा 82 और यहां कर लीजिएगा 90। अब देखो, टोटल एग्जाम कितने नंबर का है? 50 नंबर का टोटल एग्जाम सवाल में गिवन है कि टोटल मार्क्स आपके हैं बच्चों, वो है 50। यदि गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए कम से कम 60% नंबर आवश्यक हैं, तो कितने छात्र गणित में उच्च अध्ययन करने के लिए पात्र होंगे? तो बेटा 33 बच्चे होंगे क्या? कैसे पता? कैसे पता बेटा? गणित में आगे की पढ़ाई करने के लिए तुमको 60% नंबर चाहिए, तो 50 का 60% होंगे 30। जितने लोगों के नंबर 30 से ज्यादा हैं वे आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, वे आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो 33 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 30 से ज्यादा हैं, इनको पढ़ाई करवा देंगे अपन। कितना आसान है बच्चे, कितना आसान है। ये 2-3 सवाल पेपर में आते हैं, जिनकी मैथ कमजोर भी है ना, वे भी इस टॉपिक पे कमांड कर लें तो गणित का थोड़ा हौसला तुमको हो जाएगा कि 3 सवाल तो चलो एटलीस्ट कर ही जाएंगे। और तो बात की बात देखिए, जिस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है जीवन में वो है जी पॉइंट्स। 10 पॉइंट दो, 4 पॉइंट दो, 3 पॉइंट दो, ये नहीं होते हैं सर जी, है? हाँ ब्रेक ले लो रे भाई। 1 घंटा पढ़कर तुम्हारे प्राण सूख जाते हैं, पता है? 1 घंटा पढ़कर तुम्हारे प्राण सूख जाते हैं। चलो, ये इसका सवाल है, तुम इसको ट्राई करना, ठीक है? ब्रेक के बाद मिलते हैं।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। क्या आप सबके सवाल का उत्तर आ गया है? ये तो बड़ी ही हैरानी सी वाली बात हो रही है। वर्ष 2014 और 12 में सभी कंपनियों में नियुक्त छात्रों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? कौन सा वर्ष है? 14 और वर्ष 12। तो आपने 12 वाले का सम किया और आपने इनका भी सम किया, डिफरेंस ज्ञात कर लिया। क्या हो गया बेटा आंसर सबका? सी आंसर आ गया सबका? डिफरेंस कितना देखो, 8.2 आया था, फिर ये हजारों में है, ये हजारों में है, तो 8.2 का 1000 करूंगा तो बात सेम बेसिस हो जाएगा। देखो बाकी ऐड भी करो ना, चिंता नहीं है। 12 9 21 और 10 31 14 45 और 9 54 प्लस ये कितना है? 6 8 14 18 27 और 8 35 57.5 हो गया। और ये 14 में कितना है? 19 13 32 13 45 46 56 और 7 63 3 4 7 4 11 8 19 8 27 2.7। अगर मैं इनको डिफरेंस भी लूंगा, 63 में 54 घटाएंगे 9 माइनस ये घटाओगे पॉइंट का 8 आएगा, 8.2 आ गया बच्चे। कैलकुलेशन करने की बात थी और इस सवाल में कोई ऐसा विशेष नियम नहीं था। तो डीआई टॉपिक बहुत मुश्किल टॉपिक है ना बच्चे, डीआई के बहुत टफ प्रकार की जानकारी है इसमें नहीं, सबसे इजी है, सबसे इजी है भाई साहब, सबसे आसान है। इसमें आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए और कुछ भी नहीं करना। सवाल बेटा प्री वाले और मेंस वाले सब आ जाएंगे, चिंता मत करो। देखो इसमें एक साथ तुम्हें 2 डीआई दे दी, एक साथ तुम्हें 2 डीआई दे दी। क्या है मतलब? 2 पाई चार्ट है, माफ कीजिए, सुनो। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दें, छात्रवृत्ति का भुगतान दान निधि से किया जाना है, तो इस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाने वाली दान निधि का परसेंटेज क्या है? मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा बेटा। एक स्कूल के पास में एक एंटायर फंड दैट स्कूल गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। यानी बेटा एक स्कूल के पास ना देखो अलग अलग सोर्सेज से 10 लाख रुपए आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 10 लाख रुपए, जिनमें कुछ पैसा एनजीओ से, कुछ डोनेशन से, कुछ इंटरनल सोर्स से आ रहा है, कुछ एजेंसी से आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। और ये खर्चा हो रहा है, कहां हो रहा है? कुछ रिजर्व में हो रहा है, कुछ स्कूल की मेंटेनेंस में जा रहा है, कुछ पेमेंट में जा रहा है, कुछ जा रहा है बेटा स्कॉलरशिप में, ठीक। सवाल ये है कि छात्रवृत्ति का भुगतान दान निधि से किया जाना है, तो इस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाने वाली दान निधि का परसेंटेज क्या है? परसेंटेज कितना है ये बताओ। इनडायरेक्टली मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या बेटा कि बताओ 26-35 का कितना परसेंट है? इसका मतलब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं क्या कि 26-35 का कितना परसेंट है? नहीं समझ में? कोई बात नहीं, अभी देखो एक बार बताऊंगा डिटेल में, एक बार बात को समझो। आप ये बताओ बेटा, आपके स्कूल में टोटल कितने रुपए फंड आते हैं बेटा? आपके स्कूल में टोटल कितने रुपए डिफरेंट डिफरेंट फंड से आते हैं? आपने कहा जी 10 लाख रुपए आते हैं। तो इनमें से डोनेशन के पैसे कितने आए हैं? मतलब जो कोई दान दे गया, जो कोई दान दे गया, क्या वो 35% दे गया? कितने का? कितने का? तो आप कहना जी 10 लाख का 35%। सर 10 लाख का 35% है, वो जितना भी आएगा इतने रुपए दान हमें कोई देके गया है। अब जितना पैसा बच्चों आपके स्कूल में आया है, आप वही खर्च करोगे ना। आपका स्कूल चला रहे हो, जितना पैसा अलग अलग सोर्स से आया वही तो खर्च करोगे। खर्च करने का इन्होंने बताया वेरिफिकेशन कि मेंटेनेंस में इतना जाएगा, इतना रिजर्व रखेंगे, इतना जाएगा स्कॉलरशिप में, इतना जाएगा पेमेंट में। बेटा स्कॉलरशिप में आप कितना पैसा दोगे? आप बताओ स्कॉलरशिप में कितना पैसा दोगे? तो आप कहना जी सर 10 लाख का 26%। ये पूछ रहा हूं बच्चों, ये 26% है ना, ये इसका कितना परसेंट है? तो ऊपर भी 10 लाख, नीचे भी 10 लाख, ये लिखने का मतलब नहीं है। यहां भी परसेंट, यहां परसेंट लिखने का मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट मैं बताऊं, पढ़ते ही सवाल ऐसा कर दूं क्या कि 26 गुणा 35/100%। परसेंट भी काट दो, परसेंट भी काट दो बेटा। 26 जो है 26, वो 35 का कितना परसेंट है ये पूछा था। अब पेपर में सवाल आए, तुम्हें ये सब ज्ञात करने नहीं बैठना है, तुम्हें सवाल करना है मेंटली। मेंटली कैसे करोगे? तरीका मैंने बता दिया कि भाई जितने पैसे आए, दान के पैसे आए हैं 35%, डोनेशन दे रहे हो 26%, तो 26-35 का कितना परसेंट है? सर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 9। ऐसे भी कर सकते हो, काट ले। 5 से काटोगे 20, 5 से काटोगे 7, 520 में 7 का भाग लो, 7 7 49, 3 0 7 का 28, 74 पॉइंट समथिंग बनेगा। उत्तर ए आ गया। अगर इस डेटा में बच्चों ये ऊपर 10 लाख ना दिया होता तो भी आप सवाल कर लेते क्या? तो भी आप सवाल कर लेते क्या?
निम्नलिखित तालिका पर एक टूर्नामेंट में तीरंदाजी के 3 प्रयासों के, हाँ अमाउंट पूछता तो काम आता, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्रयासों के स्कोर दिखाते हैं। सर्वाधिक औसत अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? बेटा तीनों का आपको एवरेज चाहिए। देखो पहली बात तो बच्चों, मैं जब इनका एवरेज निकालूंगा ना, तो ये सरीना को तो अपन देखेंगे ही नहीं बेटा, इसको तो अपने को देखना ही नहीं है। मेरे को बाकी का एवरेज निकालना है। 62, 65 और 64, 69, 70 और 67, 74, 75, 77, 64, 67, 63। बेटा देखते ही ऑप्शन ये आउट हो गए, एंजेला और दीपिका। भाई उनका डेटा को 64 पे घूम रहा है, वो ये देखो ना प्रीति 74, 75, 77, इनका एवरेज भी 75 के पार ही जाएगा। सर्वाधिक औसत अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, तो सर्वश्रेष्ठ कौन था? बेटा प्रीति थी इसमें। सबसे बढ़िया खिलाड़ी कौन है? प्रीति। तो क्या बच्चों आपने ये डेटा सॉल्व किया, ये कॉमन सेंस की बात बन गई? देखती बन गई तो कि भाई साहब ये तो इसी प्रकार की बात बननी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। पेपर में ऐसे भागते ही गुणा भाग जोड़ बाकी करने भागना मत, डेटा को निहारना। कई बार डेटा बिना सॉल्व कर ही सॉल्व हो जाता है। ये सवाल उसी कैटेगरी का था। आ जाओ, एक और आसान सवाल है, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। स्कूल के नाम है ABCD। नामांकित छात्रों की कुल संख्या 900, 400, 1000, 800। जिन्होंने जीव विज्ञान बायोलॉजी को चूज करा, बायोलॉजी 30, 38, 24 और 18। बायोलॉजी पढ़ी आपने? है पढ़ी है बायोलॉजी आपने? अरे भाई साहब मैं तुम्हारे जीके में अगर कोई सब्जेक्ट है तो सबसे बढ़िया नंबर देके जाएगा तो वो साइंस देके जाएगी, और साइंस में भी बायोलॉजी, क्योंकि उधर चीजें चेंज नहीं होती हैं, फिक्स कंटेंट है, थोड़ा बहुत मैटर है, पढ़ लो यार। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है ना, थोड़ा बहुत ग्रंथियों के बारे में याद कर लो, एक आधा सवाल तो इसमें बन जाएगा। और उसमें फिर बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या है, ये बात भी आपको दी गई। तो क्या हम सारे सॉल्व करें? नहीं, सारे नहीं करने, सवाल पढ़ेंगे वो सॉल्व करेंगे। सुनो, स्कूल A और D में जीव विज्ञान चुनने वाले पुरुष छात्रों की संख्या का महिला छात्रों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? तो पहले तो आप A की बात करो, A की, पुरुष और महिला। यहां मेरे को चाहिए मेल और ये चाहिए फीमेल। A में देखो 900 का 30% आएंगे 270। 270 को अगर 7, 8 में काटोगे बेटा, 7, 8 में काटोगे तो ये 15 की वैल्यू है, 15 एकम 15, 18 बार कटेगा सर, ये बनेंगे 18 गुणा 7 और ये 18 गुणा 8, यही होगा क्या सर? 126 और 144 होंगे क्या, बताओ? दिमाग पे काम सॉल्व कर दिया। एक आपको देखना है डी स्कूल, 18, 18, 144 सर, लोग होंगे 144 इसमें। ये 5, 7 में काटोगे 12 बार कटेगा, ये आएंगे 60 और यहां आ जाएंगे बेटा 84। 186, 1, 228 सर, 6 से कट पा रहा है क्या? हाँ 6 से कटेगा 31 बार, 6 तिया 18, 38 है, उत्तर डी आ गया। हमें पहले तो बच्चों डी स्कूल में 800 लोग हैं, 800 में से बायोलॉजी को चूज करा है 18% ने, उसमें से बॉयज और गर्ल्स की बात करोगे तो 5 और 7 के रेशो में देखना था, देख लीजिए, कम खत्म हो जाएगा सवाल। ये बताइए, एक दुकानदार द्वारा 5 वर्षों में बेची गई स्पोर्ट्स साइकिलों की संख्या निम्नलिखित है, मतलब 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में कितनी कितनी साइकिल बेची गई है वो देखो। 2021 में स्पोर्ट्स साइकिल की बिक्री में पिछले साल की तुलना में कितनी कमी आई है? बेटा मुझे डेटा देखना कौन सा, 20 और 21 वाला। 20 में साइकिल बिकी है आपकी 200, यहां बिकी है 145, बेटा 55 की कमी हो गई क्या? कितने में से? 200 में से। परसेंटेज में ज्ञात करना है, 27.5% आंसर बन जाएगा। अरे वाह, क्या असल में ये आता है? हाँ सच्ची मुच्ची ये आते हैं। एक और सुनिएगा, एक कारखाने में
बर्तनों का निर्माण 3 संयंत्रों ए बी सी में किया जाता है। कुल प्लेटें 3260 हैं। तो संयंत्र बी द्वारा कितनी प्लेटों का निर्माण किया गया? संयंत्र बी द्वारा कितनी प्लेटों का निर्माण किया गया? बेटा प्लेट का मतलब आप मुझे यह बताना कि मुझे केवल ये वाली बात को कैच करना है कि ये खाली बी वाली, ये जो प्लेट्स है ये वाली, खाली इसी को देखना है अपने को, खाली इसी को देखना है क्या? और देखो इसमें भी जरा समझने का प्रयास करो। मैं तुमको ये कह रहा हूं, देखो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला प्लांट ए है, तो प्लांट ए ने बच्चों 0 से लेकर 20% तक का प्रोडक्शन किया है क्या? प्लांट ए ने 20% का प्रोडक्शन किया है क्या? अरे ये बॉटम से लाइन देखो, लाइन का बीच है ऐसा। प्लांट बी ने, बेटा प्लांट बी ने 20 से लेकर, प्लांट बी ने क्या करा है बच्चों? आप कहना सर 20 से लेकर 80% तक का, 80 नहीं दे 60, प्लांट बी ने सर 60% तक का प्रोडक्शन किया है। तो इनका गैप तो 40% आएगा ना बेटा। बॉटम से 20 तक तो वो चल रहा है, 20 से 60 तक चल रहा है, तो इसका मतलब बी ने कितना प्रोडक्शन किया है? बी ने करा है 40% का। कितने का? 3260 का। तो 3260 का तुम्हें 40% ज्ञात करना है भाई, 2/5 ज्ञात करना है, या आप कह दीजिए उत्तर आ जाएगा 1304। 1304 आंसर कैसे आया? ये टेबल को देख लिया आपने, बी ने कितना प्रोडक्शन किया है उसे ज्ञात कर लिया। निम्नलिखित बार चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ये सेल ऑफ XYZ फोन है कोई, 48, 40, 30, 20, 18, 40, ये 5-6 अलग अलग सालों की इस फोन की सेल दी गई है। 2019 से 20 तक XYZ की फोन की बिक्री में परसेंटेज की वृद्धि ज्ञात करो। क्या बच्चों आप ये देखो, यहां बिक्री है बच्चों 18, यहां बिक्री है 40, सर 22 का इंक्रीज हुआ है क्या? कितने से? 40 से, माफ कीजिए 18 से, माफ कीजिए 18 से, और गुणा में 100 और परसेंट, यही जानकारी। आप 2 से अगर काट भी देंगे 11, 9, सर 1100 में अगर 9 का भाग दोगे तो क्या आंसर होगा? 9 2 0 18 2 0 122.22222 चलता जाएगा। जब तक जान है तब तक ये बनता जाएगा, यही बात आती जाएगी। 2-4 सवालों पे आपको देखें क्या बेटा पोल देकर? चलो देखते हैं फिर। अच्छा सवाल इसके अगली स्लाइड पे आएगा, सवाल आने के बाद पोल दूंगा, चिंता मत करो, पहले एक बार देख लो। एक टॉफी कंपनी के 2 अलग अलग स्वाद हैं एक्स और वाई, जिनकी टॉफी तैयार की जाती है। 4 वर्षों की अवधि में 2 स्वादों का उत्पादन दिया गया है। कि टॉफी बच्चों 1000 का पैक है ना, 1000 का मतलब ये मेरा कि 2017 में एक्स वाली टॉफी आई 20,000 और वाई वाली आई 25,000, ये मतलब है। बाकी इनका डिटेल दी गई है। आप सवाल पढ़ो, बड़े आराम से सुनो, मैं तुम्हें पोल दे रहा हूं, मुझे उत्तर पोल पे देना। एक मिनट का टाइम दिया था, उसके बावजूद भी 50% लोग ही कर पाए। अरे क्यों भाई? 2017 और 18 में फ्लेवर एक्स के औसत उत्पादन बेटा 17 में और 18 में, 17 में ये 20 है, 18 में भी ये 20 है, तो इनका एवरेज भी 20 ही आएगा क्या? औसत बोला है, औसत। 19 और 20 में बेटा ये 32 है और ये 20 है, इनका एवरेज 26 आएगा क्या? तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 6, लेकिन वो 1000 पैक में है, तो 6000 पैक आंसर बन जाएगा। इसमें क्या तुमने गलती कर दी? 64 आंसर दे रहे हैं, कैसे दे रहे हो रे? तुम्हें 2 संख्याओं का एवरेज याद करना नहीं आता, इतना रहे हैं बताओ बेटा। ये 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण है।
आई बात समझ में? मेरे को थोड़ा सा इस सवाल में डाउट लग रहा है। हाँ, इसके ऊपर बेटा एक लाइन ऐड कर लेना सवाल में। एक स्कूल में 5 अलग अलग विषयों में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत का वितरण। ये क्या है बच्चों? इनका परसेंटेज है। ये परसेंटेज में मार्क्स है, ध्यान रखना। ये नंबर नहीं है, ये क्या है बच्चों? परसेंटेज है। परसेंटेज मतलब इंग्लिश में नंबर आए हैं 67 आउट ऑफ 100, ये इतने परसेंट है तो नंबर भी इतने हो गए। 150 में से अगर आपके नंबर 70% आएंगे बच्चों, 105 आएंगे क्या? बाकी तो 100 में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको जोड़ लीजिएगा, अब इनको जोड़ लीजिएगा। मुझे खाली बात करनी है हितांश के बारे में। तो 60, 160, 220, 270 और 340, 350, 360, 361 है क्या? कितने में से? 550 में से। परसेंटेज याद कर लीजिए। पांच से कटोगे 2 बार, 5 से कटोगे 11 बार। 722/11 66.55% आना। अरे 105 था क्या वो? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अरे वो मैंने 70 वाली बात कोई देख ली दिमाग में, उसकी देखा नहीं चाहिए। तो गुणा करके आपने सॉल्व कर दिया, और इसके अलावा कोई विशेष बात इसमें थी नहीं। कई बार सोच रहा हूं डीआई की 4-5 क्लास तो काम ही नहीं आती बेटा। ये बताना बेटा, ये बताना। तो बताओ कल की क्लास में क्या पढ़ोगे आप लोग? कल तुम्हें क्या पढ़ाया जाए? डीआई के सवाल करें कल क्या? अरे श्याम, डीआई कोई ऐसे कंप्लीट नहीं होती है भाई, प्रैक्टिस करनी है, इन पे खूब करेंगे अपन और कर लेंगे सब। अरे तो देखने तो दो भाई, क्या हो गया ऐसा? 90% लोग कह रहे हैं सवाल का उत्तर बनेगा सी, लेकिन एक कुलदीप जी बालक ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर डी बनेगा। निम्नलिखित आलेख में 2 वर्षों में वर्षा को दर्शाता है। कौन सा महीना वर्षा में सबसे अधिक परसेंटेज परिवर्तन को दर्शाता है? बेटा आप मेरी बात को समझना। जनवरी, सितंबर, मई, मार्च, तो अपने को जुलाई देखना ही नहीं है, नवंबर देखना ही नहीं है क्या? जुलाई और नवंबर पर तो नजर मारनी भी नहीं है। बाकी में कितना परसेंटेज में चेंज हुआ वो देख लो। तो ये करीब करीब 35 है, ये करीब करीब 55 है, ये 35 है, ये 55 है। तो आप मुझे बताना 20/35 यानी कि करीब करीब 4/7 का चेंज हुआ है क्या? 4/7 का चेंज हुआ है। हाँ। मार्च में ये है बच्चों 25 और ये 45, यानी 25 से 45 हो गया। 20/25 यानी 4/5 का चेंज हुआ है बेटा, 80% का चेंज हुआ है। मई में आप देखो बेटा, ये है 45 और ये पहुंच गया 75, तो ये 30/45 यानी कि अगर मैं 2/3 का चेंज हुआ है, 2/3 का चेंज हुआ है। और सितंबर में ये देखो, ये कितना है 15 और ये कितना है बच्चों 25, 15 से 2/3 का चेंज हुआ है। तो सबसे ज्यादा चेंज क्या मार्च में हो रहा है क्या? मार्च में क्या 80% का चेंज हो रहा है? बाकी दोनों में 66% का चेंज हो रहा था। लेकिन ये तो भाई साहब आपने ना नंबर निकाल लिया, आपने आई थिंक परसेंट नहीं देखा, आपने ये देख लिया कि 45, 30 बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है, ये हो गया। नहीं, हमें पूछा था कितने परसेंट। मैंने एक बार नहीं बोला कि रॉन्ग कॉल कराए, हम जान रहे हैं आंसर डी बनेगा। तो ये जो सब तेज कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं बालक, केवल एक ही बालक ने सॉल्व करा, कुलदीप ने। कुलदीप भाई बहुत बढ़िया,
चलो 23 सवाल कंप्लीट, बाकी कल मिलते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।